खबरों की बारीकियों और उनके तह के बीच में बहुत कुछ छिपा होता है। जब तक खबरों की इन बारीकियों को आप एनालाइज ना करें, तब तक आप खबर को समझ नहीं सकते। इसलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज जिन मुद्दों पर आज चर्चा हम आपके लिए करने जा रहे हैं, सबसे पहले स्पीकर के पद को लेकर एक ऐसा घमासान मचा है जो आज तक हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों अपने अपने उम्मीदवार हैं। क्या यह होना चाहिए था? इस परंपरा के टूटने से क्या असर पड़ेगा, इस पर करेंगे चर्चा। फिर बात करेंगे इमरजेंसी की। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाया गया था। इमरजेंसी को खत्म हुए अब 45 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी की आज भी याद हमारे लिए उतनी ही ताजा है, क्योंकि यही बताता है कि देश में क्या नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, अभी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बेल मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना आम आदमी पार्टी के भविष्य पर एक बहुत बड़ा ग्रहण लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर हम बात करेंगे नीट की। नीट को लेकर जहां पूरे देश भर में हाहाकार है, महाभारत 24 आज आपके सामने प्रस्तुत करेगा एक ऐसा मसौदा जिसकी वजह से बच्चों के भविष्य को हमेशा के लिए पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर यह बात हम कह सकते हैं, मैं आपके सामने कह सकता हूं, तो सरकार इस पर अमल क्यों नहीं कर सकती? यह सवाल है, उठाएंगे इसे। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में जिस तरह का घमासान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में दिख रहा है, वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है साहब। प्रोटेम स्पीकर को लेकर विवाद हुआ। जाहिर सी बात है, इस पर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की एनडीए ने और विपक्ष जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम अन्य दल, उन्होंने अपनी बातें सामने रखी कि प्रोटेम स्पीकर किसे होना चाहिए और इंटरप्रिटेशन लॉन्गेस्ट सर्विंग पार्लियामेंटेरियन का क्या है। लेकिन साहब, इससे आगे बढ़ते हुए स्पीकर के चुनाव को लेकर ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठन आई है। दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। भारत 24 के पास एक तरह से यह जानकारी आप मान सकते हैं, और मैं इसको आपके सामने कह भी सकता हूं। ओम बिरला वर्सेस के सुरेश के इस मुकाबले में ओम बिरला का पलड़ा न सिर्फ भारी है, बल्कि यह तय मानिए कि स्पीकर ओम बिरला ही बनेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, अभी इसे लेकर घमासान है, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक की परिपाटी क्या थी। अभी तक यह माना जाता रहा कि सर्वसम्मति से सत्ता पक्ष और विपक्ष स्पीकर को चुनते रहे हैं, जिसकी वजह से लोकसभा को संयोजित कर चलाना अपने आप में आसान रहता है। लेकिन इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष एक पेज पर नहीं है, दोनों विरोधी हैं। और यह बात संघ प्रमुख की कही बात को याद करके देखिए। आज सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं, यहां सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष है। इसके साथ साथ यह आजादी की तीसरी बार है, आजादी के बाद से, जब स्पीकर के पद को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। यहां पर ट्रेजरी बेंच और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ कथन आरोप और प्रत्यारोप के, उसके बाद एनालिसिस। लालू जी और वेणुगोपाल जी से बात हुई, उसमें जिस प्रकार से एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। Just now only file the nomination. It's a party decision, not my decision. You have to ask the party leaders. They will give you details. It's a contest. How can I say I will win or lose? It's an election. After result only we can understand. तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से अपनी अपनी दावेदारी मजबूत तरीके से प्रस्तुत की जा रही है। इस बीच राहुल गांधी के एक बयान ने सुर्खियां बटोरी, जिसका जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया, क्योंकि यह खबर उन्हीं के हवाले से है। देखिए। जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने
खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो राजनाथ सिंह और का कथन एक तरफ, राहुल गांधी की बातें एक तरफ, सच कहीं बीच में है, चाहे जो कुछ भी हो। लेकिन अभी जो स्थिति बनती दिख रही है उसमें ओम बिरला का स्पीकर नियुक्त किया जाना या चुना जाना अपने आप में तय माना जा रहा है। सूत्रों के आधार पर जानकारी मिल रही है कि 304 सांसदों का समर्थन एनडीए गठबंधन के पास है और स्पीकर ओम बिरला बनेंगे, ऐसा लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन क्या विपक्ष की तरफ सब कुछ एक साथ है? के सुरेश को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर इंडिया गठबंधन के ब्लॉक में ही अब सिर्फ टॉवल है। ममता बनर्जी जो कि टीएमसी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने के सुरेश के नाम पर हस्ताक्षर नहीं किया है। शरद पवार जो कि महाराष्ट्र में बहुत दमखम रखते हैं और इंडिया अलायंस का एक बहुत बड़ा और मजबूत खंभा है, स्तंभ है, उन्होंने कहा है कि जब विपक्ष तय करता है कि स्पीकर कौन हो तो वो सत्ता पक्ष के साथ मिलकर तय करता है। सहमति से नियुक्त किया गया स्पीकर ज्यादा अच्छा होता है। अब यह मशवरा किसे और कैसे दिया गया है, यह अपने आप में आपको समझना आ जाना चाहिए। अब इसके बाद से हम एक बात आपके सामने स्पष्ट रखना चाहते हैं। आज का जो संख्या गणित है वो क्या कहता दिखाई देता है। सबसे पहले हम आपके सामने यह संख्या गणित रखना चाहते हैं। अगर आज आप लोकसभा की इस तस्वीर को अपने पास देखें तो सत्ता पक्ष के पास भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों का समर्थन है, सहयोगी दल 53 है, यानी कि 293 सत्ता पक्ष के पास लोकसभा के सांसदों का समर्थन हासिल है। अगर आप विपक्ष की तरफ देखें तो कांग्रेस के पास 99 सांसद हैं, सहयोगी दलों के पास 135 सांसद हैं, कुल मिलाकर 234 सांसदों की बात यहां निकल कर आती है। अन्य छोटे दल और इंडिपेंडेंट्स को मिला दिया जाए तो ये 16 यहां पर सांसद हो जाते हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि 271 के आगे का आंकड़ा पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला एनडीए खुद अपने आप में सामर्थ्यवान बनता यहां दिख रहा है। लेकिन ये जो 16 सांसद हैं छोटी पार्टी और इंडिपेंडेंट के, इसमें से भी करीब 12 सांसद का समर्थन मिल सकता है एनडीए गठबंधन को। कम से कम 304 के आंकड़े के पास एनडीए गठबंधन पहुंचता हुआ दिख रहा है स्पीकर के मसले पर। यानी कि आप तय मान सकते हैं कि स्पीकर ओम बिरला ही बनेंगे और यह अपने आप में एक और इतिहास जैसा ही होगा, क्योंकि 5 साल के पूरे कार्यकाल को खत्म करने के बाद ओम बिरला एक बार फिर से स्पीकर के पद पर होंगे अगले 5 साल के लिए। लेकिन ऐसी विरोध वाली स्थिति कब आई है? जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इस तरह की लड़ाई सामने आई है। पहली बार यह मामला 15 मई 1952 में सामने आया था, जब पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था। उस वक्त जीवी मावलांकर वर्सेस शंकर शांताराम मोरे के बीच में स्थिति हुई थी और इस बार उसके बाद दूसरी बार यह मसला 5 जनवरी 1976 को आया था, जब उस वक्त के स्पीकर के निधन के बाद कांग्रेस की तरफ से बलिराम भगत को प्रस्तुत किया गया था उम्मीदवार के तौर पर और विपक्ष ने जगन्नाथ राव पर अपनी मुहर लगाई थी। बलिराम भगत उसके बाद स्पीकर बने थे। लेकिन आज 48 साल बाद एक ऐसा युद्ध जैसी परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है, जहां पर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब यहां पर हम आपको दोनों सांसदों के कार्यकाल और उनके तमाम उपलब्धियों को प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन अब यहां पर कुछ बारीकियां, जिसे हम कहते हैं ना मिस्टर एनालाइजर की स्पेशल बारीकियां। सबसे पहले क्यों महत्वपूर्ण है ये कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए गठबंधन को यह एहसास दिलाए कि स्पीकर के पद के लिए कॉन्टेस्ट है। वो इसलिए क्योंकि स्पीकर के पद पर रहने वाला आसीन व्यक्ति दरअसल न्यूट्रल भूमिका में संसद में होता है, लोकसभा में, और स्पीकर के ऊपर कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों में लोकसभा के पूरे जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह देखी जाती है कि वो सदन को किस तरीके से चलाता है। पूरे सदन की संचालन की जिम्मेदारी स्पीकर के ऊपर होती है। वोटिंग की परिस्थिति में स्पीकर का वोट अगर टाई की परिस्थिति हो तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष हमेशा इस बात पर जोर देती है कि स्पीकर उनका होना चाहिए। इसके साथ साथ वोटिंग को करवाने की जिम्मेदारी भी स्पीकर की होती है। प्रश्नकाल के दौरान कौन से सवाल पूछे जाएंगे, किस सवाल पर क्या जवाब दिया जाएगा और सवाल का संचालन कैसे करना है, यह भी स्पीकर करता है।
इसके साथ साथ विधेयक पर संशोधन की इजाजत होनी चाहिए या नहीं, स्पीकर की जिम्मेदारी है। कार्यवाही पर अगर टिप्पणी होनी है, कौन सांसद, विपक्ष का कौन नेता, सत्ता पक्ष का कौन नेता अपनी टिप्पणी करेगा, स्पीकर की जिम्मेदारी है। संसद की कार्रवाई का एजेंडा तय करना है। संसद की कार्रवाई किसके अधिकार पर चलेगी, स्पीकर के आधार पर। बहस का विषय क्या होगा, किस सत्ता दल को, किस विपक्ष को कितना वक्त मिलेगा, यह तय करने का अधिकार स्पीकर के पास है। प्रोटोकॉल मंजूर है। अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करना या उसे रिजेक्ट करना किसके पास है अधिकार, स्पीकर के पास। इसके साथ साथ एक और अधिकार है स्पीकर के पास, जो कि देश की सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है। अगर किसी पार्टी में टूट होती है, उस पार्टी में टूटे हुए धड़क में क्या असली प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, इसका निर्धारण कौन करता है, यह निर्धारण स्पीकर करता है। इसका हमने परिणाम और बहुत इसकी विस्तृत चर्चा महाराष्ट्र में देखी, जहां पर शिवसेना के दो फाड़ होने की परिस्थिति, एनसीपी के दो फाड़ होने की परिस्थिति में वहां पर जो स्पीकर का रोल था वो बहुत महत्वपूर्ण था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अंततः स्पीकर के सामने घुटने ही टेके, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में स्पीकर के ऊपर कोई नहीं होता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पूरे तरीके से स्पीकर के पास आकर घुटने टेकता है। इसलिए आज अगर सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष एक मजबूत भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि विपक्ष को इस बात का डर है कि स्पीकर के चुने जाने के बाद, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के चुने जाने के बाद, और अगर दोनों एनडीए गठबंधन के ही होते हैं, तो अगर विपक्ष के किसी छोटे दल में फूट होती है या टूट होती है, ऐसी स्थिति में स्पीकर की भूमिका अहम होगी और महाराष्ट्र जैसी परिस्थिति कहीं रिपीट न की जाए। यही वजह है कि आज विपक्ष बड़े पैमाने पर अपनी मुखर विरोध को सामने रख रहा है। अब आप कहेंगे कि आखिरकार इस विरोध को सामने रखने के लिए डिप्टी स्पीकर के पद को लेने की जरूरत क्यों पड़ी। यह अपने आप में बहुत ही बेमायनी बात है, क्योंकि अगर आज आप देखें तो देश में तमाम जो विधानसभाएं चल रही हैं, जहां पर बीजेपी का नहीं बल्कि कांग्रेस या अन्य क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं, वहां पर भी डिप्टी स्पीकर का पोस्ट ऑपोजिशन के पास नहीं है। सत्ता पक्ष के पास ही दोनों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है। कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है साहब, कर्नाटक में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट कांग्रेस के पास है। वेस्ट बंगाल में तृणमूल की सरकार है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का पोस्ट तृणमूल के पास है। ऐसे तमाम आप राज्य देख सकते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, स्पीकर डिप्टी स्पीकर कांग्रेस के पास, पंजाब स्पीकर डिप्टी स्पीकर आम आदमी। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह मांग अपने आप में बहुत सो कॉल्ड जायज तो नहीं कही जा सकती, लेकिन इसके बावजूद मांग है और विपक्ष यह जतलाना चाहता है कि आज अगर विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है, सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से यह एक रोड रोलर की स्थिति सामने रखी जाती है, तो हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में इसका जबरदस्त इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि स्पीकर के पद को लेकर इतना संग्राम हो रहा है, जबकि हर कोई जानता है कि स्पीकर के पद को लेकर जीत एनडीए की ही होने जा रही है, लेकिन फिर भी संग्राम जरूरी है। आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक फिल्मी डायलॉग से शुरू कर रहे हैं। राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते हैं, उन मुर्दों को जिंदा रखा जाता है, ताकि समय आने पर ये मुर्दे अपने कब्र से निकलकर बोलना शुरू करते हैं। इस फिल्मी डायलॉग के साथ साथ आज हम आपातकाल की बात करने जा रहे हैं, इमरजेंसी। भारत ने अपने पूरे इतिहास में एक ऐसा काला धब्बा देखा जिसे हम इमरजेंसी के तौर पर जानते हैं। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी पूरे देश पर लगाई थी। तकरीबन 2 साल तक इमरजेंसी का दौर चला था और पूरे देश ने उस दौर को झेला था। इमरजेंसी लगाए हुए आज तकरीबन 50 साल होने को जा रहे हैं, 49 ईयर्स हो चुके हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आज भी भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ कांग्रेस को घेरती है। सबसे पहले तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को, जिस दिन पहला सत्र था, पहला दिन था संसद का, उसी दिन
कांग्रेस को घेरते हुए इमरजेंसी पर जो बातें कही वो अपने आप में दीगर है। देखिए, 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। 49 इयर्स पहले जिस इमरजेंसी को लगाया गया था उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सत्र के पहले दिन जब इतनी मुखर तरीके से अपनी बात कह रहे हो तो जाहिर से बात है इसका मतलब बहुत दूर तक है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इमरजेंसी को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या और उस पर बार बार आघात करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है। साल 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस के द्वारा लगाया गया आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ठीक 49 इयर्स पहले देश में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार द्वारा आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल हमारे देश के लोकतंत्र के इतिहास का वो काला अध्याय है जिसे चाहकर भी नहीं बुलाया जा सकता। इस तरह के कई और ट्वीट सामने आए जो कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के द्वारा है। चाहे आप असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात कर लें, आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने इस मसले पर अपने ट्वीट्स सामने रखे। सवाल यह है कि आज इन ट्वीट्स के जरिए, आपातकाल के जरिए क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है। इन सभी ट्वीट्स में प्रधानमंत्री के कथनी में आपको एक बात दिखाई देगी, कांग्रेस। जी हां, कांग्रेस पर प्रहार करने का यह सबसे मुफीद मौका है और इस पर आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है यह अपने आप में दीगर है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की वाणी। मदर ऑफ डेमोक्रेसी रही है तो वो भारत रही है और ऐसे प्रजातंत्र को का गला घोटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। उस समय के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था। कांग्रेस पार्टी इमरजेंसी जो लगाया था वो ठीक था। कांग्रेस पार्टी वो तो बोलने दो। लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है आपातकाल का दौर, और ये ऐसा काला समय है जिस समय को पूरा देश आज भी याद करके सिहर उठता है। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। आपातकाल उनके द्वारा की गई जो जातियां हैं, जो इस प्रकार के जख्म उनने दिए, कई परिवार तबाह हो गए। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ये मानते हैं कि कांग्रेस को दरअसल माफी मांगनी चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस माफी मांगे तो क्यों? इसलिए क्योंकि जनता ने माफ नहीं किया कांग्रेस को। इंदिरा गांधी की सरकार का सुपड़ा साफ हो गया था 1977 में और पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था जो कि तमाम राजनीतिक दलों के एक साथ आने के बाद हुआ। वो गठबंधन की सरकार थी। आज जब पूरा का पूरा सत्ता पक्ष कांग्रेस को घेर रहा है तो वो इसलिए क्योंकि आज आपने एक बहुत बड़ी तस्वीर शायद मिस कर दी होगी। देखिए जरा, राहुल गांधी संसद में सांसद होने के लिए शपथ ले रहे थे, हाथ में उनका संविधान था। देखिए तस्वीर अभी आपके साथ। इसके बाद आपको हम दिखाएंगे अखिलेश यादव की तस्वीर। अखिलेश यादव भी जब शपथ लेने पहुंचे तो अखिलेश यादव के हाथ में भी संविधान की यह प्रति थी और संविधान के नाम पर उन्होंने शपथ ली। यानी कि पूरे के पूरे विपक्ष ने संविधान को आज इस देश का मूल माना है। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव के दौरान कैसे संविधान को बदल दिया जाएगा, 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था
जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रखा था, उस नारे को विपक्ष ने किस तरीके से बदलकर जनता के सामने प्रस्तुत किया कि अगर एनडीए को 400 पार मिला, अगर बीजेपी को 370 पार मिला, तो फिर संविधान पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। और यह बात निराधार इसलिए नहीं थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन 4 बड़े नेताओं ने, सांसद और मंत्रियों ने यह बातें कही थी कि अगर 400 पार हमें नहीं मिला तो संविधान वो तमाम तब्दीलियां हम नहीं कर पाएंगे जिसको करके हम देश को सुरक्षित और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझ रही है आज कि 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी के लिए बैकफायर किया और इस बात पर कई बार शोषण हो चुका है, मतलब शोध हो चुका है, बातचीत हो चुकी है और चर्चा भी हो चुकी है। लेकिन इस पूरे दौरान, इस पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने जिस तरीके से संविधान को लेकर लोगों के दिमाग में संशय पैदा किया, इस संशय ने भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र पर ही सवाल खड़े किए और हर कोई संविधान की कॉपी लेकर आज घूम रहा है। जाहिर सी बात है, अगर यह बात भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चिपक जाए और लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का संशोधन कर या संविधान को पूरे तरीके से बदल सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी इस दाग से नहीं उबर पाएगी। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने इमरजेंसी के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा और यह कहने की कोशिश की और बताने की कोशिश की, लोगों को याद दिलाया कि अगर इस देश में कोई एक पार्टी है जिसने संविधान की मूल भावना को छित विचित किया तो वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि इंदिरा गांधी की अगुवाई की सरकार ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी। इस पूरे मामले को बार बार इसीलिए वोटर्स के सामने रखा जाता है। याद कीजिए, एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश में इमरजेंसी लगाई है, जिसने संविधान को एक तरह से पूरे तरीके से निरस्त करने की कोशिश की है। इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था, हमें से ज्यादातर लोगों को इसकी सरद नहीं है, क्योंकि जरा सोचिए 49 इयर्स, यानी कि इस देश में 45 साल से कम उम्र के लोगों को तो इमरजेंसी की जानकारी ही नहीं है, क्योंकि पैदा ही नहीं हुए थे साहब। और 60 साल से कम उम्र के लोगों को इमरजेंसी की बहुत हल्की याद है। अगर आप 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं तभी आपको पता है कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है। बाकी तो हमने किताबों में पढ़ा है, झेला नहीं। मैंने खुद इमरजेंसी देखा जरूर है, लेकिन उसे उस तरीके से झेला नहीं है जैसे कि कई और लोगों ने। अभी तक 60 नहीं पहुंचा, लेकिन हां, क्या हुआ था उस वक्त, विपक्ष के तमाम नेताओं को बंद कर दिया गया था। मीडिया, प्रेस पूरी तरीके से सेंसरशिप थी। आज जिस तरीके से मैं आपके सामने बात कर सकता हूं, अपनी बातों को कह सकता हूं, आपको जागरूक करने के लिए सरकार के बारे में तमाम बातें कह सकता हूं, कुछ नहीं कहा जा सकता था। नागरिक स्वतंत्रता पूरी तरीके से खत्म कर दी गई थी। संघ परिवार, उसके साथ साथ कई ऐसे संगठन थे, 24 संगठन थे जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके साथ साथ बहुत व्यापक सामाजिक और आधिकारिक चीजें बदली गई थी। ब्यूरोक्रेसी को, नौकरशाही को इतनी ताकत दे दी गई थी कि वो अपने आप को भगवान समझने लगे थे। इसके साथ साथ पॉपुलेशन कंट्रोल के एक मेथड के तौर पर नसबंदी को लागू किया गया था, लेकिन नसबंदी ने देश की कमर तोड़ दी थी। मुझे याद है उस वक्त ये कहा जाता था कि अगर आप सफेद एम्बेसडर में यात्रा कर रहे हैं 1975 से 1977 के बीच में, तो आप सरकारी आदमी होंगे और गांव के गांव खाली हो जाते थे सफेद एम्बेसडर गाड़ी देखने के साथ कि इस गाड़ी से डॉक्टर निकलेंगे और घर और तमाम गांव के लोगों की नसबंदी कर दी जाए, क्योंकि जबरन हो रहा था यह सब। आपातकाल इस देश में 635 दिनों तक रहा। 1970 में इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की थी, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा था कि चुनाव में उनकी जीत होगी। लेकिन जनता ने पहले से तय कर दिया था और जनता ने इंदिरा गांधी को एक ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जिसने कांग्रेस की जड़ें हमेशा के लिए हिला कर रखी थी। इंदिरा गांधी पूरे तरीके से हार गई थी और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई थी कि उस वक्त देश ने एकजुट होकर कहा था कि इस देश से लोकतंत्र की जड़ों को कोई नहीं मिटा सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि जो इमरजेंसी ला दी गई थी हमारे देश में, उसकी वजह से देश पर एक बहुत बड़ा काला धब्बा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक भारत पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन आज सवाल यह उठता है कि क्या हमारे देश के नौजवान
इमरजेंसी की कुप्रथा, इमरजेंसी के दंश को समझने के लिए तैयार है? और यही सवाल मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के सामने भी रखना चाहता हूं। जिस इमरजेंसी की दुहाई आज भारतीय जनता पार्टी के नेता देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उस दर्द को आज का नौजवान समझ पाएगा? और अगर नहीं समझ पा रहा तो आप चाहे कितना भी समझाने की कोशिश कर लीजिए, जो आज लोगों के दिमाग में बातें घुसाई जा रही हैं उसे बाहर आप नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए इमरजेंसी से भी किसी कारगर तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी को यह साबित करना होगा कि कुछ और पार्टियां भी हैं जिनकी मंशाएं अलग हो सकती हैं, या फिर इस देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। और इस पर नकेल कसने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में संबंध अच्छे होने चाहिए और विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए। आज विपक्ष मजबूत जरूर है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है, और यह खाई इस देश की भलाई के लिए तो नहीं है। नीट एग्जाम्स या एनटीए जो एजेंसी है उसके द्वारा कराए जा रहे तमाम एग्जाम्स में गड़बड़ियां आज हमारे देश के लिए एक काला धब्बा है, जिसकी वजह से पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए 23 से 24 लाख स्टूडेंट्स पूरे देश भर के मेडिकल कॉलेजेस को चुनने की जो पूरी प्रक्रिया है, यह सब कुछ आज फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या इसे पूरे तरीके से बदलने की आवश्यकता है? क्योंकि 24 लाख बच्चे आज नीट मेडिकल के एग्जाम्स में प्रस्तुत हुए। एग्जाम्स कहां जाएंगे, कैसे होंगे, क्या नहीं होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। 9 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने एनटीए के द्वारा नेट यूजीसी का एग्जाम दिया, उस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन उसकी नई डेट अभी तक नहीं आई है। इस तरह से 4 ऐसे एग्जाम हैं जो एनटीए ने अभी बीते 15 दिन के भीतर या तो पोस्टपोन किए हैं या कैंसिल किए हैं। सवाल यह उठता है कि आखिरकार आज हमारे देश के सामने ये इतनी ज्वलंत मुद्दा क्यों बना, खास करके तब जबकि हिंदुस्तान डिजिटाइजेशन के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज जरा सोचिए, हमारे देश में आबादी तकरीबन 150 करोड़ है और हमारे देश में मोबाइल फोन कनेक्शंस कितना है? तकरीबन 140 करोड़, जिसमें से 120 करोड़ के आसपास स्मार्ट मोबाइल फोन्स हैं। यानी कि हम सब भली भांति डिजिटाइजेशन और इंटरनेट कनेक्टिविटी से परिचित हैं। ऐसे में जो हम परीक्षा केंद्र चुन रहे हैं, परीक्षा की जो पूरी प्रणाली है, जो एजेंसीज हैं, परीक्षा के जो क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं, ये सब कुछ आज सवालों के घेरे में है। क्या ऐसा होना चाहिए? कतई नहीं होना चाहिए। इसके आगे का रास्ता क्या है? तो चलिए आज वो रास्ता हम आपके सामने रखना चाहते हैं, जो कि देश के सामने आज नहीं बल्कि कई सालों से है। इससे कई अंतर्राष्ट्रीय परीक्षाएं होती हैं। इसी रास्ते के जरिए इसे भारत में अपनाया जा सकता है, क्योंकि आज डिजिटाइजेशन बड़े पैमाने में भारत में उपलब्ध है, लेकिन हमारी सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे ये सब कुछ झेल रहे हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने ये बात रखूं कि 4 लाख क्वेश्चंस एक ही एग्जाम के लिए तय किए जाए, उनमें से 200 क्वेश्चन एक परीक्षार्थी के लिए तैयार किया जाए और उसे दिया जाए, और हर परीक्षार्थी के लिए 200 नए कॉम्बिनेशन का एक सवाल हो, क्योंकि आप 4 लाख सवाल का पूल तैयार कर रहे हैं। रैंडम सिलेक्शन के बेसिस पर आप इसमें से 200 क्वेश्चंस चुनेंगे, और ये 200 क्वेश्चन हर एक कैंडिडेट के लिए अलग होगा, उसका ऑर्डर अलग होगा, उसमें कब कौन सा क्वेश्चन कहां पर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, बिल्कुल अलग होगा, है कि नहीं? अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है भाई? बिल्कुल हो सकता है साहब। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से इस प्रणाली का इस्तेमाल दुनिया के तमाम इंटरनेशनल एग्जामिनिंग ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, जैसे कि जीआरई, जीमैट, टोएफल, इन तमाम एग्जाम प्रोसेसेस में इसी तरीके से रैंडम सिलेक्शन होता है और हर परीक्षार्थी को एक नया क्वेश्चन पेपर मिलता है। कोई 2 परीक्षार्थी एक सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर पर बैठता ही नहीं है, हर क्वेश्चन पेपर इंडिपेंडेंट होता है। इसके बाद हमारे देश में एक परिपाटी और है साहब,
कहा जाता है कि एक ही बार सभी 24 लाख, 25 लाख, 50 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। इसकी जरूरत क्यों है? नहीं है इसकी जरूरत। पूरे साल भर में एक या दो बार डिजिटल एग्जाम लेने की प्रणाली बनाई जा सकती है। जैसा कि जीआरई में बच्चे जीआरई का एग्जाम जब देते हैं तो आप साल में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 6 बार जीआरई का एग्जाम होता है साहब। 6 में से आप किसी 2 बार इस एग्जाम को ले सकते हैं एंड बेस्ट ऑफ द 2 जो आपके पास होगा वो आपका स्कोर है। यह भारत के तमाम एग्जाम्स के लिए भी हो सकता है, नीट मेडिकल के लिए भी हो सकता है। 24 लाख बच्चे जब एक बार एग्जाम न देकर जब चाहे अपनी सहूलियत के हिसाब से एग्जाम दे सकते हैं तो फिर यहां कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद परीक्षा केंद्र को भी मनोनीत करने के लिए और सैनिटाइज करने के लिए इतनी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पेपर आपको डिजिटल फॉर्म में आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड होगा और उसी समय आपको उसको तय समय सीमा में पूरा कर देना पड़ेगा। यह अपने आप में कोई बड़ी समस्या ही नहीं। इसको कहते हैं बेसिक स्क्रीनिंग सिस्टम, जिसके आधार पर नीट, अंडर ग्रेजुएट तमाम कोर्सेज के सभी एग्जाम्स कराए जा सकते हैं। जैसे ही आप इस प्रणाली पर चलेंगे, आज जो हमारे पूरे देश में एक कोचिंग प्रथा बन गई है, जहां कोचिंग सेंटर एक्सटॉर्शन का केंद्र तो है ही, बच्चों के ऊपर जबरदस्त मानसिक दबाव भी डालते हैं। इन कोचिंग सेंटर्स की अहमियत और भूमिका बहुत छोटी हो जाएगी। इस पहले चरण में जो मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, जिस पर एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर होंगे, इसके आधार पर बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो 24 लाख बच्चे अगर नीट मेडिकल में एग्जाम देते हैं तो उन बच्चों में से रैंडम सिलेक्शन के बेसिस पर बहुत ज्यादा तो आप 1 लाख बच्चे तय करेंगे। उन 1 लाख बच्चों का दोबारा एग्जाम होना चाहिए। यह दोबारा एग्जाम स्पेशलाइज्ड एग्जाम होगा। इसमें भी इसी तरीके से जैसे कि पहले सेक्टर में है, वैसे ही दूसरे सेक्शन में रैंडम सिलेक्शन पर क्वेश्चंस तय किए जाएंगे, जिसका पूल अब तकरीबन 1 लाख क्वेश्चंस होगा। उस 1 लाख क्वेश्चंस में से 100 या 150 सवाल आप पूछेंगे, जो कि सिंपल 1 क्वेश्चन मल्टीपल आंसर पर बेसिस होगा, जो कि पहले से ज्यादा एडवांस लेवल है, जैसा कि अभी हम आईआईटी में देखते हैं। जाहिर सी बात है, जब ऐसा आप कराना शुरू कर देंगे तो आप प्रोफेशनल तरीके से शॉर्टलिस्ट करते हुए बच्चों का सिलेक्शन करेंगे। अब इसमें क्या क्या चीजें बचेंगी साहब? सबसे पहली बात बचेगी कि आपको एक साथ 24, 25, 50 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं करना पड़ेगा। मल्टीपल एजेंसीज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। पेपर लीक की संभावनाएं न के बराबर होंगी। सबसे बड़ी बात है कि कोई आदमी रट्टा लगाकर किसी दूसरे का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकता। डिजिटाइजेशन से इंडिविजुअल क्वेश्चंस आएंगे, इंडिविजुअल पेपर होगा और हर व्यक्ति अपने पेपर को करेगा और उसे पता है कि उसने सही किया या गलत किया। हम जब यही प्रोसेस आईआईटी जेईई के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां आईआईटी जेईई का प्रिलिमिनरी एग्जाम और उसके बाद आईआईटी जेईई मेन होता है, तो फिर यही बात आज हम नीट के एग्जाम्स में क्यों नहीं कर सकते? यह सवाल आज पूरे देश के सामने और एनटीए के सामने है। यह बात मैं इसलिए भी आपके सामने रख रहा हूं कि आज दुनिया के तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो एग्जाम्स कराते हैं, उसमें भी ऐसी ही प्रणाली का इस्तेमाल होता है। जैसे कि गाको चीन की एक एग्जाम प्रोसेस है, जिसमें 1 करोड़ बच्चे बैठते हैं और यहां पर आज तक किसी गड़बड़ी की कोई भी बात सामने निकलकर नहीं आई है। आईआईटी जेईई में, जो कि भारत में ही आयोजित किया जाता है, 25 लाख बच्चे बैठते हैं, इसमें कोई गड़बड़ी आज तक सामने नहीं आई। यूपीएससी, जो कि हमारे देश की नौकरशाही को सेलेक्ट करने का सबसे मुखर एग्जाम्पल है, और आप सोचिए यहां का सिलेक्शन रेशियो तो 0.001% के आसपास होता है। 5 लाख लोग बैठते हैं। आज तक आपने कभी सुना कि यहां चीटिंग हुई है? मेंसा इंग्लैंड में ये टेस्ट है, आईक्यू टेस्ट करता है, 98% सक्सेस रेट है यहां पर। जीआरई का एग्जाम, जो कि अमेरिका की सभी यूनिवर्सिटीज में दाखिला पाने के लिए आवश्यक है, 160 देशों में इसके एग्जाम सेंटर्स हैं और यहां पर 5 लाख से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम को लेते हैं साहब। आज तक कहीं कोई गड़बड़ी होती हुई दिखाई ही नहीं दी है। इस तरह से कई ऐसे एग्जाम्स हैं जो देश और दुनिया में किए जा रहे हैं। टोएफल,
130 देशों में अंग्रेजी भाषा के आकलन के लिए टॉयफल का एग्जाम किया जाता है। अभी तक इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आई। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि ये तमाम एग्जाम्पल्स जब एनटीए के सामने थे तो 2017 से एनटीए ने आखिरकार हमारे देश में बच्चों की परीक्षा के साथ इतना खिलवाड़ क्यों किया? यह शॉर्टकट की प्रणाली क्यों अपनाई गई? जब हम जानते हैं कि हमारे देश में हर तरह से चीजों का आप कोई एक सही रास्ता निकालिए, उससे पहले 15 गलत रास्ते निकल आते हैं। आप एक एग्जाम कीजिए, उसमें चीटिंग करने के 15 रास्ते निकल आते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें एक सही और कारगर रास्ता ही चुनना चाहिए। ऐसे में एनटीए ने एक एआई बेस्ड सिस्टम हमारे देश में क्यों नहीं बनाया? क्यों आज बच्चे इस बात को लेकर आतंकित रहते हैं, आशंकित रहते हैं कि उनका क्या होगा एग्जाम में? एग्जाम प्रेशर इतना होता है। जाहिर सी बात है अगर एनटीए ने इस तरह की सिस्टम बनाई होती जहां पर रैंडम सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस होता, जहां इंडिविजुअल क्वेश्चन पेपर्स होता, जहां पर प्रीलिम राउंड और सेकेंडरी राउंड होता, ऐसे में पारदर्शिता पूरे तरीके से बनी रहती और ना तो एनटीए की कार्यक्षमता और ना ही परीक्षा कराने की पद्धति पर कोई सवाल उठता, ना ही कोई कोचिंग सेंटर किसी को एक दिन पहले एग्जाम पेपर देकर उसे रटवाता और ना ही इस तरह के पेपर लीक की बात सामने निकल कर आती। आप सोचिए इससे कितना भला होता देश का। जरा सोचिए हर वो माता पिता अपने बच्चे को जो डॉक्टर बनने देखना चाहता है आज अपने बच्चे पर कितना खर्च करता है। आज अगर आप अपने बच्चे को कोटा में या कहीं पर भी पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो कोचिंग में आप अच्छी खासी लाखों की रकम खर्च करते हैं। उसके बाद बच्चे जब इन कोचिंग इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर जबरदस्त मेंटल प्रेशर होता है। यह प्रेशर परिवार के ऊपर उससे कहीं ज्यादा होता है क्योंकि परिवार ने अपनी गाढ़ी कमाई निकालकर अपने बच्चे के भविष्य के लिए खर्च किए और उसमें अगर बच्चा सफल नहीं होता है तो फिर यह सारा पैसा बेजा हो जाता है और तब अभिभावक ये चाहते हैं कि हम चाहे कुछ भी कर लें बच्चों को सक्सेसफुल बना दें। एक और डेटा मैं आपके सामने रखता हूं। क्या आप जानते हैं कि जब आप नीट रिपीट करते हैं तो कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार जब नीट दिया उस वक्त जो उनके नंबर आए, उनकी जो रैंकिंग थी उससे नीट नंबर 2 जब दूसरी बार दिया उसमें बहुत जबरदस्त इजाफा हो गया। कहने के लिए तो कहा जाएगा कि बच्चे ने जबरदस्त तरीके से पढ़ाई की, लेकिन अब जांच में यह बात निकल कर आ रही है कि उन बच्चों के पास पेपर लीक, चीटिंग और तमाम तरह की अन्य सुविधाएं उपलब्ध थी। यानी कि पूरे टेस्टिंग सिस्टम, पूरे मैकेनिज्म पर आज सवाल है और यह सवाल सिर्फ मैं नहीं उठा रहा, यह सवाल पूरा देश उठा रहा है। देखिए कुछ अभिभावक और बच्चों की ज़बान। तो ये मतलब मुझे तो जो है मतलब मैं रीनीट देने के लिए करेज मतलब बहुत ज़्यादा मांगता है। पहले एक इंसान करेज इकट्ठा करके सारे हार्डशिप को फेस करके एक बार एग्ज़ाम देता है और अगर एक 1-1.5 महीने का आप गैप कर देते हैं उसके बाद फिर से एग्ज़ाम लेना इज़ नॉट मतलब जस्टिस फॉर दोज स्टूडेंट। हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, बच्चे को हमने बाहर रखा, हॉस्टल में रखा है ना, उसकी तैयारी करवाई, पैसे खर्च किए। अब अगर आप फिर से रीनीट की बात कर रहे हैं दोबारा से हमको फिर से सोचना पड़ेगा, बच्चे के मनोबल को भी देखना पड़ेगा, उसके पढ़ने के उत्साह को भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपने पास इतना पैसा है या ऐसा है कि हम जैसा चाहे वैसा करा लें। सर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मतलब सबसे पहले बच्चों को देखना पड़ता है। एक रुपया को मतलब जोड़ के अगर कुछ दूसरा चीज़ लेना चाहते तो वो नहीं लेते हैं कि मतलब ये चीज़ हम अपने बच्चे के ऊपर खर्च करें, जो कि सारे पेरेंट्स करते हैं, मिडिल क्लास हो, लो मिडिल हो, अपने मतलब क्षमता के अनुसार तो कहीं उससे ज़्यादा ही करते हैं लेकिन ऐसा हो जाने पर उसका उम्मीद टूट जाता है। देश की सरकार के सामने आज एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है साहब, और सवाल यह है कि देश की जनता आज अपने बच्चों के भविष्य के लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन क्या सरकार साथ देने और मदद करने को तैयार है? क्या एक पारदर्शी एग्जामिनेशन सिस्टम भी सरकार मुहैया नहीं करा सकती? हमने आपके सामने एग्जाम्पल रखा है, बताया है आपको कि कैसे कई अंतर्राष्ट्रीय एग्जाम्स कराए जाते हैं जहां पर डिजिटल क्वेश्चन पेपर होता है, रैंडम सिलेक्शन के आधार पर क्वेश्चंस तय किए जाते हैं, ये इंडिविजुअल होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि आज इन बच्चों को जब ऑनलाइन टेस्ट करना पड़ेगा तो इन्हें अलग अलग सेंटर भटकना नहीं पड़ेगा। सोचिए कितनी सुविधा हो जाएगी।
जीवन कितना आसान हो जाएगा। और आज सवाल यह है कि क्या पूरे देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने एक मिसाल कायम करने की आवश्यकता नहीं है, जहां सरकार यह बताए कि हम आपके टैलेंट के लिए आपको आंकते हैं, हम आपके भविष्य को सुधारते हैं, संवारते हैं। इसलिए यह अपील है सरकार से कि एक ऐसी पारदर्शी सिस्टम का निर्माण और संरचना होना चाहिए जिसके आधार पर बच्चों के भविष्य पर कभी अधर में लटकता हुआ न दिखे और बच्चों का भविष्य कभी डगमगाए नहीं। मिस्टर एनालाइजर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इसके आगे कुछ और मैं आपके सामने कहूंगा। मिस्टर एनालाइजर का सफर आज यहीं समाप्त होता है। आज से 28 साल पहले लोकसभा के कवरेज और एंकरिंग के साथ मैंने लोकसभा का काम शुरू किया था और कवरेज किया था। आज 28 साल 8 लोकसभा के बाद अपने इस कार्य को, इस पथ को विराम दे रहा हूं। लोकसभा का कवरेज करना, उसकी एंकरिंग करना अपने आप में एक सौभाग्य है और मैं आज अपने सभी सहयोगियों का धन्यवाद देता हूं, जिनकी वजह से, जिनकी मदद से 8 लोकसभा कवर करना, उसे एंकर करना, उसे होस्ट करने का सौभाग्य मुझे मिला।